भैया जी कहने में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके साथ आपके बीच में हाजिर हूं। अमूमन ज्यादातर जितनी बहस होती हैं बेहिचक मैं ये कह सकता हूं बेनतीजा होती हैं, और अगर उनका कोई नतीजा या कहें किसी मुकाम पे वो पहुंच सकती हैं तो अगर ये कह दिया जाए सिर्फ और इस बात पे हामी हो जाए कि ये गलत है और गलत के साथ हम सब खड़े हैं, इतना ही हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप कहेंगे कि ये हो कैसे सकता है, क्योंकि दो पक्ष वहां पे मौजूद हैं। लेकिन सही को सही कहना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और जो डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक राइट्स में बिलीव करते हैं उस लिहाज से तो बहुत बेहद महत्वपूर्ण बात है। आज बात अफगानिस्तान पर है, बहुत छोटे में संक्षिप्त में कहूं, और उसी पे मुद्दे पे हम जुड़े हुए तमाम पहलुओं पर आज बातचीत करेंगे। 4 दिन पहले, लगभग एक हफ्ता पहले कहें कि अफगानिस्तान से जो सामाजिक कार्यकर्ता लौटी हैं वो भी हमारे साथ आज प्रोग्राम में जुड़ेंगी, तो बहुत कुछ हालात, बहुत कुछ चीज़ों से पता चलेगा। जो लोग इस वक्त लौटे हैं हिंडन एयर बेस पे, हम सीधे अमित सिंह के पास रुख करना चाहेंगे, जो हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त एयर बेस पर मौजूद हैं। मैं उनसे सीधे मुखातिब होना चाहूँगा। अमित जी, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, जो आए हैं या जो आने वाले हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है? कितने लोग हैं और कुछ अगर बात हो पाई है या अभी सिर्फ इंतजार है? अमित जी। प्रतीक सर, अभी भी इंतजार है। आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया जब ग्लोब मास्टर हिंडन एयरवेज पर लैंड किया है। मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ की एक तस्वीर दिखा दूँ किस तरीके से हर कोई इंतजार कर रहा है। ग्लोब मास्टर में जो यात्री थे, जो एम्बेसी का स्टाफ है, एम्बेसडर जो इंडिया की तरफ से अफगानिस्तान में जो एम्बेसडर थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। वो अकेले ही निकले हैं, अपनी पर्सनल गाड़ी में निकले हैं। ITBP के जवान अभी भी अंदर मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि अपनी बेटी का इंतजार यहाँ पर कर रही है। उनकी बेटी ग्लोब मास्टर से ही पहुंच चुकी हैं, अंदर है। बेटी से बात हो गई जो अभी लैंड की? हाँ जी हो गई। क्या कहा उन्होंने, कब तक वो पहुंचेंगी यहाँ पे? नहीं, वो कह रही थी कि मैं वेट कर रही हूँ, कोई गाड़ी आएगी उनको लेने ऑफिशियल, वो बाहर उतारेगी। तो जो ऑफिशियल गाड़ी आएगी वही आपको घर भी छोड़ेगी? नहीं, वो मैंने उसको बोला हम वेट कर रहे हैं, तो कहती है बाहर मैं उतर जाऊँ। जब अफगानिस्तान में आपकी बेटी थी वहाँ पे, तब बातचीत हुई थी? क्या हालातों पे चर्चा रोज होती थी, पर वो कहती थी मम्मी मैं यहाँ कोई बात नहीं कर सकती आपसे, घर आके बात। क्या कहती थी आपकी बेटी? मैं घर आके बात करूंगी, मैं यहाँ की सिचुएशन नहीं आपको कुछ बता सकती। अच्छा, कुछ बताती नहीं थी आपको? और बेटी ने कुछ कहा आपको? नहीं, कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि मैं खुश हूँ, मैं सेफ हूँ। आपको चिंता होती थी पिछले एक सप्ताह से जो खबरें आ रही? नहीं, जब थोड़ा सा 2 दिन में हुआ था, संडे को जब उन्होंने कैप्चर किया। काफी लंबे वक्त से मैं देख रहा हूँ कि आप यहाँ पर इंतजार कर रही हैं। हाँ, नहीं 2 महीने बाद आ रही है तो फर्क तो। फ्रीलांस जर्नलिस्ट है आपकी बेटी? हाँ जी। तो इनकी बेटी फ्रीलांस जर्नलिस्ट है, और जो ग्लोब मास्टर में जो लोग बैठे हुए हैं वो कुछ फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, एम्बेसी का स्टाफ है, एम्बेसडर के पर्सनल स्टाफ थे, ITBP के जवान हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो फिलहाल पहुंच चुके हैं हिंडन एयरवेज, और किसी भी वक्त वो निकल सकते हैं। जो अफगानिस्तान में इंडिया के एम्बेसडर थे प्रतीक सर, वो निकल चुके हैं यहाँ से, गाड़ी में वो निकले हैं, दिल्ली निकले हैं। और बताया जा रहा है कि वो वहाँ जाकर विदेश सचिव से सबसे पहले मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव के बाद हो सके तो मुमकिन है कि विदेश वो मुलाकात करके वहाँ के ताज़ा हालात के बारे में अपडेट कर सकते हैं। प्रतीक सर। अमित, आपसे गुजारिश है जब भी बातचीत हो उनसे आप बिल्कुल इत्तला करिए, आप हमारे से जुड़ने की कोशिश करिए, हम आपसे तुरंत बातचीत करेंगे। जो भी मेहमान और जो भी लोग वहाँ से लौटे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप नज़र बनाए रहें, वहाँ पे मौजूद रहें। लगभग आधा घंटे का वक्त होगा, उसके ब्रेक के बाद हम निश्चित तौर से आपसे भी मुलाकात करेंगे। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, नियम डिबेट का वही है आज भी, यानी सबको 20-20 सेकंड बोलने का वक्त है, अपनी बात रखने का सबको चांस है, अपनी बात कहें वो, और अगर कोई चीज़ बीच में है तो इसको जरूर जोड़ा जा सकता है। अपराजिता सारंगी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दी थी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अतीकुर रहमान साहब हमारे दिखाई दे रहे हैं, इस्लामिक स्टडीज़ के स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। शहजाद पूनावाला मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, हल्की मुस्कान के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शादाब चौहान पीस पार्टी के नेता हैं, मेरठ से अक्सर हमारे साथ डिबेट्स में जुड़ते हैं, आज फिर एक बार जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ेंगे, अफगानिस्तान से लौटी हैं, कुछ वक्त बाद, कुछ अरसे बाद वो हमारे साथ जुड़ेंगी, थैंक यू सो मच। नियम वही है, 30-30 सेकेंड सबको बोलने का समय है। सबसे पहले मैं अतीकुर रहमान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, 30 सेकेंड्स आपके हैं, और मैं कुछ आपकी बातचीत देख रही थी कि बात तो करनी ही पड़ेगी, तालिबान से बात तो करनी ही पड़ेगी,
लेकिन जिस तरह की दहशत, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से लोग प्लेन पे जानते हुए कि आवाज आ रही है आपको जनाब, जिस तरह से उसके ऊपर भाग रहे हैं। जी आवाज आ रही है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक दहशत के माहौल, पहले तो आप माहौल ठीक करेंगे वहां पे, और उस माहौल को ठीक करेंगे, दहशत को खत्म करेंगे, क्योंकि बातचीत के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि आप माहौल को ठीक करें। आप काबिज हो सकते हैं किसी भी जगह, कैसे भी काबिज हो सकते हैं, वो एक सवाल है जो कि इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर तमाम सैन्य जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछा जाएगा, वो पूछते रहेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो है कि सामान्य स्थितियां सामान्य करें, तब बातचीत होगी। और फिर बातचीत क्या होगी? दहशत में जब लोग हैं तो कैसे बातचीत हो? जनाब अतीकुर रहमान साहब, 30 सेकंड आपके, डिबेट इज नाउ ओपन। जी जी देखिए साहब, बात बिल्कुल साफ है कि एक जब चेंज ओवर होता है, एक टेक ओवर होता है, तो इस तरह के हालात बहुत ही स्वाभाविक हैं। और हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो तालिबान जिसकी पिछले 15-20 सालों से जो छवि बनी है, वो इतनी वायलेंट छवि बनी है, इतना ह्यूमन राइट्स का वायलेशन उन्होंने किया हुआ है, तो हम ये उम्मीद करना ही हमको छोड़ देना चाहिए कि हालात जल्द से जल्द वहां पर सुधरेंगे। सवाल हमारा ये बनता है यहाँ पर कि हमारे इंटरेस्ट में, हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। तो एक बात कल से आज तक के जो हमारे सामने आई है वो ये है कि तालिबान ने वादा किया है हमसे कि वहां के सिख और हमारे हिंदू भाई, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं और उनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। ये जो डिप्लोमेटिक बात है उसको हमको किसी भी तरह से स्वीकार करना पड़ेगा। और हमारा जो डिप्लोमेटिक मिशन है हिंदुस्तान का, मैं समझता हूं वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में है, हालात के ऊपर नजर रखे हुए है। और सिर्फ इतना ही है कि हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना अब हमारे लिए बेइंतहा जरूरी हो गया है। जनाब, डिप्लोमेटिक जितने डोर्स हैं वो ओपन है, उस पर नज़र रखे हैं और नज़र रखे होंगे, और बातचीत का एक सिलसिला जुड़ना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन पर तवक्को की जा सकती है, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। खैर मकदम आपने की थी शादाब चौहान साहब, तालिबान को शुभकामनाएं कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को हासिल किया। डर, दहशत और फिर बातचीत, कैसा शुभकामनाएं, किस तरह की शुभकामनाएं? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दहशत की तरह से देख रहा है, भाग रहा है। स्थितियां ये हैं कि जो बोइंग है उस पर चढ़ गया है, मालूम है कि मौत है सामने। ये कैसा दृश्य है, ये सब हम सब ने देखा है। जी शादाब चौहान जी। प्रतीक जी, हमने यही कहा कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट विदाउट एनी ब्लडशेड हो गया काबुल में, यह बेहतर है कि वहां, क्योंकि हमारे भारतीयों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। अब जब सरकार वहां बदल गई, सोवियत संघ हार गया, अमेरिका हार गया और पीस डील साइन हो गई, जिसमें तालिबान अमेरिका पीस डील में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे पी कुमारन साहब। वहां 27,000 करोड़ के हाइड्रो प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और वहां की पार्लियामेंट का उद्घाटन मोदी जी ने किया। हमने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में किया है, तो हम अपने इन्वेस्टमेंट को और अपने रिलेशंस को खराब नहीं कर सकते। और वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि दुश्मन देश उसका फायदा उठा सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को वहां डायलॉग करना चाहिए अपने कॉज पर, अपने हितों को देखते हुए। तालिबान ने कहा कि भारत के राजदूत और नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। ये पॉजिटिव गेस्चर था। उन्होंने कहा हम इस बार महिलाओं पर कोई उत्पीड़न नहीं करेंगे। हमने उनसे यही कहा, अगर आप अत्याचार नहीं करेंगे, अगर आप न्याय के साथ सरकार चलाएंगे, तो भारत सरकार को भी उस पर बात करके एक बड़ा दिल दिखाते हुए अपने पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे करना पड़ेगा। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है और सबको दुश्मन बना लेना यह अकलमंदी नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद होंगे और ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कह रहा हूं, अगर हम उनसे बात नहीं करते हैं तो यह अच्छा नहीं होगा। रशिया तैयार हो गया, चाइना तैयार हो गया, टर्की, पाकिस्तान तैयार हो गया और अमेरिका ने तो जो आतंकवादी संगठन कहता था तालिबान को, उसी ने सबसे पहले सर्टिफाइड किया है कि पीस डील साइन किया अमेरिका ने। तो यह बात प्रमाणित हो गई कि भारत को बलि का बकरा नहीं बनना चाहिए, बल्कि भारत सरकार को भी उस विषय में सोच विचार करके अच्छे फैसले लेने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। जी डायलॉग होना चाहिए, लेकिन वही जिनको हमने आतंकी लिस्ट में शामिल शरीक कर रखा है उनसे बातचीत होनी चाहिए, ये बात कहना है। मैं डिबेट को ओपन कर रहा हूं, आगे बढ़ा रहा हूं। शहजाद पूनावाला, आपकी बारी है, और असर कैसे होता है इसका एक नजरिया मैं अभी हेडलाइंस में देख रहा था। महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तीसरी बार बगल के मुल्क पाकिस्तान में गिराई गई।
हो सकता है कि ना मामला उससे जुड़ा हो, लेकिन अगर उस घटना, उतनी बड़ी घटना के बाद उसके ही बगल की कंट्री में ये होता है तो हम कितने सुरक्षित हैं, वहां के अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित हैं, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। 30 सेकंड शहजाद पूनावाला आपके। तो देखिए प्रतीक जी, जिनके मुंह पर संविधान पर मन में तालिबान, कैसे करेंगे वो निंदा जब बने हैं इनके शरिया भाईजान। मुझे लगा आज काबुल से आप लाइव करवा रहे हैं पीस पार्टी के नुमाइंदे का, बहरहाल इंडिया में ही लग रहे हैं, मुझे लगा इस्तकबाल करने पहुंच गए होंगे लटकते हुए, पर बहरहाल सवाल ये पैदा होता है प्रतीक जी, आप एक विडंबना देखिए कि ये वही लोग थे जिनको मैं गाजा मंडली कहता हूं। जब गाजा पर बम गिर रहे थे तो ये गाजा सेव माय गाजा कर रहे थे। आज काबुल पर तालिबान हमला करता है तो इसको पीसफुल ट्रांजिशन कहते हैं। ये दुनिया का पहला पीसफुल ट्रांजिशन है जिसमें दानिश सिद्दीकी आप जैसा एक अच्छा पत्रकार मारा जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है, और AK-47 के साथ पीसफुल ट्रांजिशन करने आए थे ये लोग। बहरहाल ये वही मंडली है जिनको मैं कहूंगा इस्लामोफोबिया मंडली। कल तक ये कह रहे थे मोदी के मुल्क में मुसलमानों का जीना हराम हो चुका है, आज ये दिन रात चीख रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी मुसलमान बुला लो। ये वही मंडली है मैं जिनको कहूंगा शाहीन बाग मंडली। क्यों? क्योंकि मानव अधिकार की ऐसी गुहारें लगा रही थी ये दादी अम्माएं और सीए कानून के खिलाफ। आज वही लोग कह रहे हैं कि हाय हाय देखिए मानव अधिकार के बारे में क्या कहा जा सकता है, इवन इफ दे आर ऑपरेसर्स ऑफ विमेन। ये तो लेजिटिमेट पावर है, वहां पर लेजिटिमेट है। यहां की चुनी हुई सरकार इलेजिटिमेट फैसिस्ट, और वहां की सरकार गुड तालिबान एंड वेरी लेजिटिमेट। ये उनकी सोच है। और आखिर में मैं केवल इतना कहूंगा प्रतीक जी कि इस देश का दुर्भाग्य ये नहीं है, दुनिया का दुर्भाग्य ये नहीं है, तालिबान जो है वो तो दिख रहा है सामने खुलकर, पर आज जो घर में बैठा तालिबान है वो खुलकर सामने आ रहा है। मुझे लगता है एक तरीके से तो अच्छा ही है कि उनका भी एजेंडा, जो उनका शरिया का कनेक्शन है जिसकी वजह से वो बचाव कर रहे हैं तालिबान का इधर उधर से, वो आज सामने खुलकर आ चुका है। शुक्रिया। अपराजिता हमारे साथ लास्ट हमारी पैनलिस्ट हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो अब अपनी बात रखेंगे। लेकिन ये सवाल समझ में नहीं आया कि शरिया, ये कैसी शरिया, कैसा इस्लामिक लॉ जिसमें एक लोग प्लेन पर कैसे चढ़े व चढ़े ही नहीं, विंग पे पहुंच गए और लटक गए जबकि मालूम है मौत है, तो दहशत क्यों है? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। अपराजिता सारंगी आपके 30 सेकेंड, देन द डिबेट इज ओपन। आप सबको मेरा नमस्कार। ऐसा है कि भारत सरकार का आभिमुख्य स्पष्ट है। देखिए, जब इस तरह की वारदातें होती हैं, भयानक वारदातें मैं कहूं, और बिल्कुल नहीं कहूंगी कि असुरक्षा का माहौल है, यहां दहशत का माहौल है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो जो भी सरकार हो, हमारी सरकार अभी दीर्घ मियादी और जो लघु मियादी पदक्षेप हैं उसे लेने के लिए तत्पर है। अभी हमें शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने हैं, लघु मियादी मेजर्स लेने हैं, और आप सब देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि जहां तक भारत सरकार की बात है, जो करना चाहिए वह किया जा रहा है। हम पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर सब जगह दिए हुए हैं, और आप जानते हैं कि हमारे लोग लाए जा रहे हैं, और जितनी भी बातचीत होनी चाहिए जिनके साथ वो हो रही है। हमारे जो एम्बेसडर थे श्री रुदेंद्र टंडन जी, वो आ चुके हैं और उनके साथ काफी लोग पहुंचे हैं। 272 हिंदू और सिख हमारे वहां रह रहे थे, उनको भी हम लाने की व्यवस्था किए जा रहे हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि ये स्थिति करीबन 1-2 महीने पहले से नजर आ रही थी। तो मजार और कंधार में फंसे हुए हमारे जितने भी हिंदू और सिख भाई बंधु थे, 383, उनको हम लोग इस महीने की पहले सप्ताह तक हम ले आए थे। तो सबसे बड़ी बात अभी है, हमारा जो फोकस है, मैं कहूंगी केंद्र सरकार का फोकस है अपने लोगों की जानें बचाना, और इस दिशा में मुझे लगता है मोदी सरकार अथक चेष्टा कर रही है। और देश में जितने भी अफगानी हैं, हमारे देश में जितने भी अफगानी हैं, वो सुरक्षित माहौल में। अपराजिता जी, अभी सीधे रुख करना चाहेंगे शुभजीत रॉय के पास, जो कि जर्नलिस्ट हैं और अभी उसी प्लेन में मौजूद हैं, अभी लौटे हैं, हिंडन एयरबेस पे मौजूद हैं। शुभजीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभजीत। मैं जानना चाहता हूं, आप सकुशल वैलिक तो वापस आ गए हैं, और अगर वहां का जो हालात हैं, वहां की जो पोजीशंस हैं, एयरबेस पे जो स्थिति थी, उसको अगर आपको बयां करना हो तो जो तस्वीर है वो कैसे बयां करेंगे? हालात जानना बेहद जरूरी। शुभजीत रॉय।
जी, जैसे आप लोगों ने देखा था कि वहाँ काफी एयरपोर्ट पे काफी तादाद में लोग अफगान पहुंच गए थे, जो कि देश के बाहर, अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। तो क्योंकि कोई भी वो तालिबान राज में रहना नहीं चाहता था, तो वो लोग अपने बीवी बच्चों के साथ लोग पहुंच गए थे भारी तादाद में। तो इस वजह से जो है, जो एयरपोर्ट में एकदम कियोस और हेल्पलेसनेस का माहौल था, जो कि हम लोग कैप्चर करने की कोशिश की अपने इंडियन एक्सप्रेस में अपने लेखों के साथ, और आपने टीवी पे भी विजुअल्स देखे होंगे। तो सिचुएशन काफी वोलेटाइल और काफी क्योटिक हो गया था। तो अब हम लोग वापस वहां से होकर के आज अभी जस्ट वापस आए हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के। शुभजीत, एक अगर मुझे मालूम है कि आप बहुत व्यस्त होंगे, आपको अपना रिपोर्ट फाइल भी करनी होगी, मैं बस आपसे एक दो चीजें पूछना चाहता हूं कि ये क्योटिक सिचुएशन है, पहली बात वो क्यों, और दूसरा डर और दहशत, फियर जो है वो दिमाग में क्यों है वहां पर लोगों के अंदर, ये जानना बहुत जरूरी है। जी, क्योंकि जो पास्ट एक्सपीरियंस है लोगों का तालिबान रूल के साथ 1996 से 2001 तक का जो उनका रूल था, उस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वेर एट इट्स पीक। स्पेशली अगर आप महिलाओं का राइट्स के बारे में देखें, महिलाओं के एजुकेशन को रोका जा रहा था, महिलाओं को काम करने से रोका जा रहा था, नौकरियां नहीं जा सकते थे बिना किसी मेल कंपेनियन। तो बहुत सारे को जी शुभजीत, राइट। शुभजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मालूम है आप अपनी रिपोर्ट फाइल करनी होगी, बहुत जल्दी में होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शादाब, सवाल यही है कि ऐसी सरकार चाहिए जिसमें महिलाएं, बच्चे, दहशत, और ऐसी दहशत, मतलब दुनिया ने दहशत देखी ही नहीं ऐसी, कि आप बालों में ये हवा में जाएगा और वहां से मौत निश्चित है, उसके बाद आप उस पर लटक गए, और दहशत ये कि अभी तक नॉर्मलसी है ही नहीं। तो कौन सी सरकार चाहिए, कैसी सरकार चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। प्रतीक जी, हमने कहा कि वहां 4 करोड़ की आबादी है अफगानिस्तान के अंदर। 4 करोड़ में से जब तालिबान ने ये बात कही कि जो जाना चाहता है चला जाए, और काबुल क्यों चला जाए, सवाल यही है, क्यों चला जाए, तो क्यों चला जाए, तो जाने वाले लोग क्यों चले जाएं, ये सवाल है ना, यही तो बड़ा सवाल है। शादाब, आप शुभकामनाएं दे रहे हैं तालिबान को, तो मैं ये जानना चाहता हूं क्यों चला जाए। अपना मुल्क छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता, सवाल ये है शादाब। नहीं, देखिए, हर देश के अपने अपने लॉज हैं। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया में उसी अपराध के लिए अलग कानून है, हिंदुस्तान में अलग कानून है। हमारे यहां पर अब से पहले गे सेक्स अलाउड नहीं था, लेकिन आज अलाउड हो गया, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। जब तक अलाउड नहीं था तो यह अपराध था हमारे यहां पर, लेकिन अब अलाउड हो गया। ऐसे ही वहां के अपने कॉज हैं, वो जो फॉर एग्जांपल वहां डांसिंग करना या वेश्यावृत्ति, ये सब चीजें जो हैं अलाउड नहीं है, सऊदीया में भी अलाउड नहीं है। तो हो सकता है वो लोग चाहे दूसरे देश के लोग, शादाब, मैंने कहा था एक बात आज शादाब कही थी मैंने, कि डिबेट्स में कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलता, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, लेकिन बस इतना हो जाए कि गलत को गलत कह दिया जाए, यकीनन मान लीजिएगा कि डिबेट अपने आप में सफल रही। डबल स्टैंडर्ड्स अच्छे लगते हैं आपको अपने मुल्क में, इसी मुल्क में आपको डिस्को भी चाहिए, इसी मुल्क में आपको फिल्म भी चाहिए, इसी मुल्क में आपको क्लीन शेव भी चाहिए, और डबल स्टैंडर्ड वहां पे आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स सारी जगह सेम है, एक ही जगह होनी चाहिए, उसी पे बात होती है। नाउ द डिबेट इज ओपन। जी प्रतीक जी, मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि अगर वो अत्याचार करते हैं महिलाओं पर, अगर वो महिलाओं को सारे कॉड के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में मना करते हैं, वुमेन एजुकेशन को रोकते हैं, दूसरे मजहब के लोगों को परेशान करते हैं, तो वो बहुत गलत है। उस पर हम लोग को हर तरह के एक्शंस होने चाहिए, हम उनके खिलाफ हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब वहां एक सरकार बन गई है, तो हम लोग पहले दिन से ये परसेप्शन बना लें कि वो आतंकवादियों को कब्जे में ले लिया, सरकार ने बनी ना, अच्छा नहीं है। डिबेट इज ओपन। जी शहजाद पूनावाला, सरकार नहीं बनी है, कब्जे में लिया है। जी मैं आ रहा हूं, अतिकुर मैं आ रहा हूं।
जी देखिए, जी। एक तो हिंसा के साथ सरकार का तख्ता पलट करना और सरकार बनाना डेमोक्रेटिकली, ये दोनों में बहुत अंतर है। पर यहाँ पर मुझे जो खबरें मिल रही है वो ये है कि घर घर जाकर वहाँ पर जो एनजीओ में काम करते थे, म्यूजिशियन थे, या घर घर जाकर 12-12, 14-14 साल की बच्चियां जिसके घर पर है, उनके ऊपर भी अत्याचार और उत्पीड़न का जो वातावरण है वो शुरू हो चुका है तालिबान के राज में। इसीलिए तालिबान से भागकर, वहां के उनके शरिया कानून से भागकर लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आने को तैयार थे। पर मैं शादाब से एक चीज पूछना चाहता हूं। शादाब, मुझे केवल एक चीज बता दो, इसी तालिबान ने और इसी तालिबान के अंग ने हमारे काबुल में एम्बेसीज हो या IC-814 हो, उसकी हाईजैकिंग भी की है, और आज वो लड़कियों को किडनैप भी कर रहे हैं और मना कर रहे हैं कि वहां पर जाकर काम ना करें। क्या आप तालिबान के फिर भी पक्ष में, फिर भी उसका स्वागत करते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि तालिबान और आप में कुछ तो कॉमन होगा, और वो कुछ तो कॉमन ये है कि आप और वो दोनों शरिया को संविधान के ऊपर मानते हैं। आप मुझे पहले बता दीजिए, नहीं शादाब, पहले मुझे आप बताइए, शादाब मुझे पहले बताइए, आपके लिए शरिया बड़ा है या संविधान बड़ा है? नहीं, शरिया या संविधान, पहले वो तो बताइए। आपने शरिया या संविधान? टीवी एंकर कब से बन गए? मैं प्रतीक जी के आपने सुन तो ली। शरिया आप होते या कौन है मेरे संविधान? भाई? आप मुझसे सवाल करने वाले कौन होते हैं? मैं होता हूं, मैं नागरिक हूं, क्या नहीं बोलना, मैं नागरिक हूं, और आप मुझे आपसे मैं सवाल प्रतीक जी पूछ की सकता बात हूं। का आप जवाब नेता है, मैं नागरिक हूं, नागरिक का सवाल बनने का अधिकार होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब सुन तो लीजिए। आप मुझे गन पॉइंट पे क्यों लेना चाहते हैं? अरे यही तालिबान करती है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, शादाब की बात सुन लीजिए, शादाब की बात सुन लीजिए। लिंचिंग करना क्यों चाहते हैं जी? आप शहजाद लिंचिंग क्यों करना चाहते हैं? नहीं शहजाद, आप मेरी लिंचिंग क्यों करना चाहते हैं? मुझे जवाब तो देने दीजिए। मैं जानता हूं कि आप एक बड़ी पार्टी के संरक्षण में चल रहे हैं, आप गन पॉइंट पे किसी पे भी हमला कर सकते हैं। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। देश की पार्टी के मेरे भाई, अगर महिलाओं के साथ अत्याचार होगा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार कहीं भी होगा, हम उसका समर्थन नहीं बल्कि विरोध करेंगे। अगर धार्मिक आजादी को कहीं भी छीना जाएगा, हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम अत्याचार का समर्थन नहीं कर सकते। और माजी में जो विरोध हुआ, जो क्राइम हुआ है, दूसरी चीज शादाब, जो पहले क्राइम हुआ है उसका हिसाब, अगर जहां बिल्कुल जो अपराधी हैं, जिसने बेटियों की इज्जत को लूटा है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अपराधियों के साथ हम कभी नहीं है। मुझे हम एक तो बात आज तक बताओ, सावरकर को नहीं बोले, मुझे हम तो एक आज बात तक गोडसे को बताओ, नहीं भूले, शादाब, हम नहीं भूलते जो गलत करने वाला है। मैं रोकता हूं। बरखा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बरखा जी, आपको आवाज आ रही मेरी? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक हफ्ता पहले आप अफगानिस्तान में थी, मैं वहां से आपकी तमाम सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स देख रहा था, और मैं देख रहा था कि किस तरह से काम आप चला रही हैं वहां पे शिक्षा का। मुझे बताइए कि लड़कियों के दरमियान आप बहुत सारा काम कर रही थी, एक हफ्ता पहले लौटी हैं, आप डर, दहशत, और आपके जो NGOs के तमाम सारे जुड़े हुए लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि मुझे मुश्किल है, हालात मुश्किल हैं, हमारी हेल्प कीजिए, हमारे लिए आगे आइए? क्यों, आखिर क्यों? वो कहते हैं कि साहब डरने की तो जरूरत ही नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि तालिबान कहता है कि आप डरिए मत मुझसे, लेकिन आप डर क्यों रही हैं बरखा जी? ये मुझे बताइए। मैं वही बता रही हूँ, वो जो कहते हैं उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। मैं पिछले 3 साल से वहाँ पे लगातार आ रही थी, जा रही थी और काम भी कर रही थी वुमेन एजुकेशन के ऊपर, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, इवन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, महिलाओं के लिए बहुत तरह से मैं अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही थी। लेकिन आज के डेट में जो हालात हैं वो इतने बुरे हैं कि वहाँ पे स्पेशली जब ये शुरुआत हुई तो उन्होंने जर्नलिस्ट को टारगेटेड करना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इंडियन जर्नलिस्ट या किसी अदर कंट्री के जर्नलिस्ट को, वो अफगान जर्नलिस्ट को भी टारगेट कर रहे थे, सोशल वर्कर्स को टारगेट कर रहे थे। वो चाहते ही नहीं कि हमारे यहाँ कुछ बेहतरी हो, कुछ अच्छी चीजें आए, कुछ नया काम हो, लोग अच्छी जिंदगी जिए। लेडीज का हालत इतना खराब है कि आज की डेट में वो घर से निकलने के लिए भी डर रही हैं। आज भी सवेरे आ रहा था कि वो बुर्का खरीदने भाग रही हैं। क्यों बुर्का खरीद रही हैं? क्यों वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती? लोगों में दहशत है, बदहाल है लोग। पिछले 4 दिन से लोग घरों में पड़े हुए हैं, बाहर नहीं निकल रहे, उनके पास खाने के लिए सामान नहीं रह गया है घर में, मतलब जो बेसिक रोज की चीजें होती हैं। इतने बदतर हैं। डॉक्टर बरखा, मैं फिर से आपके पास आता हूं। अतीकुर रहमान साहब, आप मुझे जवाब दीजिए, जो कि शादाब कह रहे हैं, अगर महिलाओं के साथ होगा, अगर शिक्षा के साथ होगा,
तो हम आगे आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, दीवार बन जाएंगे। अतीकुर रहमान साहब, अब और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, क्या प्रूफ चाहिए? सामने डॉक्टर बरखा है, 3 साल से काम कर रही हैं अफगानिस्तान में। जी प्रतीक साहब, देखिए जैसा मैंने पहले कहा कि तालिबान का जो पहले का जितना रिकॉर्ड है वो बहुत खराब रिकॉर्ड है, और हम ये उम्मीद करना उनसे बहुत कम है कि वो सुधरेंगे। लेकिन इसमें मेन मुद्दे की बात ये है प्रतीक साहब कि ये अंडर ऑब्लिगेशन है। अभी का जो तालिबान है, जहां तक कि मैंने इनको स्टडी किया है पिछले कुछ दिनों में, तो ये तालिबान जो है ना, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक रिफॉर्म तालिबान होगा। उसकी वजह ये है कि ये अंडर ऑब्लिगेशन है। अमेरिका के साथ में इनका कोई एग्रीमेंट हुआ है दोहा के अंदर, जहां पर इन्होंने कमिटमेंट दिया है कि अल कायदा के साथ इनका कोई संबंध नहीं रहेगा। अब ये मेरी समझ के बाहर है कि अगर अमेरिका इनके साथ में ये कमिटमेंट ले सकता है, अल कायदा के साथ में कोई भी इनका कमिटमेंट नहीं रहना, तो इसके साथ में और 2-3 लश्कर तैयबा या और बहुत सारे जो पाकिस्तान में पनप रहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका को चाहिए था कि वो भी कमिटमेंट ले लेता। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है प्रतीक साहब, कि अफगानिस्तान का कॉमन जो वहां का रिहायशी है, वहां का सिटीजन है, वो इंडिया की तरफ बहुत उम्मीद से देखता है और इंडिया के लिए अपने दिमाग में, अपने दिल में बड़ी जगह रखता है। अतीकुर रहमान साहब, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अतीकुर रहमान साहब, मैं आपकी बात, राइट सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। चाइना इन पर काबिज हो जाएगा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन जो पीछे स्क्रीन पे दिख रहा है वो भी मैं जरा दिखाना चाहता हूँ, उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। वो जो स्लोगन हाथ में वो है कि मुझे नौकरी करने का हक दिया जाए, इसकी हाथ में तख्ती है और उस तख्ती को लेकर महिलाएं खड़ी हैं। आप कह रहे हैं लश्कर तौयबा से भी ले लिया जाए और लश्कर तौयबा से ले लिया जाए, मुजाहिदीनों से ले लिया जाए। जनाब, जो यहाँ पे क्राइम हुए हैं, जो इस मुल्क में क्राइम हुए हैं, आप तो मुंबई से आते हैं, आप तो मुंबई से, आपको तो याद होगा मुंबई की वो दहशत भरी रात, और क्या भूल सकते हैं उसको? इनसे क्या ले लिया जाए, उनसे क्या तवक्को करें? आपने क्राइम किए हैं, और वो सवाल यही है कि इसमें इनका, आप जो बड़ा ताजुब होता है मुझे आपके शादाब कि आप उनको शुभकामनाएं दे रहे थे। मुझे तो बड़ा ताजुब हुआ आपके ऊपर, आपके ट्वीट पर, कि आप कैसे किसी को शुभकामनाएं दे सकते हैं इसके लिए कि आपके ऊपर जबरदस्ती हम आपके घर में आए और घुस जाएं और काबिज हो जाएं, और आप उनको कहें शुभकामनाएं। और मैं पूछना चाहता हूं उससे पहले बरखा जी आपसे, मैं आ रहा हूं, शादाब आ रहा हूं, मैं डॉक्टर बरखा आपसे जानना चाहता हूं, क्या इन हालात में आप दोबारा काम करना जाना चाहेंगी? और मैं पूछना चाहता हूं आपसे डॉक्टर बरखा। देखिए, अगर जो हालात यही रहते हैं, या अभी जो कल शाम को मेरे पास एक खबर आई है कि फिलहाल इन्होंने तालिबान को ऑफिशियली कुछ भी नहीं सौंपा है, जोर जबरदस्ती हो रही है। कल तक आ रहा था न्यूज चैनल, सोशल मीडिया पे किन्हीं का नाम आ रहा था, कोई आई डोंट नो वो तालिबान कौन है, कि ये जो है अगले राष्ट्रपति होंगे, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। ये अभी कुछ महीने, 4-5 महीने, कम से कम 4 महीने तो जरूर ये दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम सही हो चुके हैं, हम सुधर चुके हैं। न्यूज चैनल पे लेडी एक एंकर आती है जो कि बुर्का पहने हुए है। मुझे बताइए ये किस तरह का सुधर चुके हैं? वो बता रहे हैं जिस तरह से वो ज्यादतियां कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, कंधार में जिस तरह से खून बहाया गया है, ये किस तरह का सुधरना होता है? न्यूज एंकर क्यों बुर्के में आएगी? क्यों? वो जब सिंपली एक दुपट्टा पहन के वो आके अपना काम कर सकती है, तो उसको बुर्के की क्या जरूरत है? मैं यही सवाल शादाब आपसे पूछना चाहता हूं। शादाब, आप ही तो कह रहे थे कि अगर होगा तो मैं इमारत बन के खड़ा हो जाऊंगा, हिमालय बन के खड़ा हो जाऊंगा। अब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल, ड्रेस कोड अलग अलग कंट्रीज के हैं, अलग अलग कल्चर्स के ड्रेस कोड हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से शादाब, ये जवाब पहने, शादाब इस बात को ध्यान में रख के जवाब दीजिएगा। शादाब, इस बात का जवाब ध्यान में रख के दीजिएगा कि अफगानिस्तान की कल्चर को आप ये बेहतर जानती हैं। आपसे 5 सालों से तोलो न्यूज पे वही ड्रेस चल रही थी। पिछले 5 सालों से तोलो न्यूज पे लोग सिंपली, आप देखिए पुरानी वीडियोस यूट्यूब में देखिए, एंकर्स किस तरह आती थी, एंकर्स किस तरह से आती थी, आज वो बुर्के में क्यों आई है? मैडम, अलाउ मी टू रेस्पॉन्ड। आई रिस्पेक्ट यू मैडम, अलाउ मी टू रेस्पॉन्ड। मैं सम्मान करता हूं आपका। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर ड्रेस कोड चेंज हो जा रहा है, उससे परेशानी क्या है? वो अपना काम पूरा कर रही हैं, उनको जॉब का कोई मसला नहीं है, वो ड्राइव कर सकती हैं, वो ट्रैवल कर सकती हैं। समझ में आता है मैडम, वो जबरदस्ती बदलने वाली बात है, वो अपनी मर्जी से नहीं बदल रही हैं।
सुन मैडम, मैं सुन तो उन लीजिए, ladies के अलाउ बीच मी में टू रही रेस्पॉन्ड हूँ। मैडम अलाउ मी टू रेस्पॉन्ड। आप ये अरे, कह रहे हैं कि मैडम, अगर वो कल्चर है, ठीक है, कल्चर है, हम सब कल्चर की रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मुझे बताइए, वो मैं उन लेडीज के बीच में रही हूँ, आपको मैं वॉइस रिकॉर्ड दे सकती हूँ लेडीज का, जो कहती है कि अब हमें मजबूरी में बुर्का पहनना पड़ेगा, जब एक दुपट्टे से काम चल सकता था। और आप YouTube पे देखिए, किसी भी चैनल पे जाके देखिए, वो एक सिर कवर करके भी बैठ सकती थी और बैठ रही थी। आज वो बुर्के में क्यों आई हैं? या तो आप उनके तरीके से रहिए या वो आपको मार देंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, वो वहां इस्लामिक कंट्री है, और इस्लामिक कंट्री में इस्लामिक लॉ जब जोड़ा है होगा आपने नाम, तो वहां अब जोड़ा है नाम, एक महिला तालिबान ने जोड़ा है नाम। नहीं सुनिए, नहीं सुनिए, इस्लाम में कैसे एक महिला को रहना है, ये तरीका है, ये रिलीजियस कॉज है। अगर वो धर्म को नहीं मानते तो बात अलग है। जैसा कि आप अगर सनातन संस्कृति में एक जो मंदिर लिखा है सर कि बेगुनाहों का खून बहा दिया जाए, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर बेगुनाहों पे अत्याचार करेगा कोई तो हम उसके खिलाफ है, लेकिन नहीं, अभी नहीं। ये सरकार और ये तालिबान और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी। अमेरिका कब्जा, अमेरिका इन्वेडर था वहां, अमेरिका इन्वेडर था, अमेरिका वहां इन्वेडर था। और मैं ये बिल्कुल गलत है। और डॉक्टर बरखा, ऑफ कोर्स उनको गोली मार दी जाती है। डॉक्टर बरखा, ये बात मैं बेहिचक कह सकता हूं कि इस्लामिक तौर तरीकों में आप पूरी तरह से पारंगत हैं, और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप बहुत सारे इस्लामिक लॉज को खून नहीं बहाया जा सकता। जी बिल्कुल नहीं बहाया जा सकता। लेकिन मैं एक बात आज और कहना चाहता हूं, और वो भी बात है चाहे फैनेटिज्म, और मैं इस बात का इशारा अतीकुर रहमान साहब आपकी तरफ करके कहता हूं, फैनेटिज्म चाहे किसी भी तरह का हो, मुल्क में होता है, चाहे किसी भी तरह का। मैं इस बात को बहुत खुले मन से, खुले तौर से कह रहा हूं कि अगर डिबेट में सिर्फ गलत को गलत कह दिया जाए, लिंचिंग अगर होती है, किसी की भी होती है, अगर इस मुल्क में भी होती है और गलत तरह है तो वो भी गलत है, और इसको गलत को गलत कहना आना चाहिए। बस इतनी सी बात है। तो आप इसको माने कि अगर कहीं गलत हुआ है तो वो गलत हो रहा है, ये कहना सिर्फ इतना ही है। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद आता हूं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे एक बार फिर से, लेकिन मैंने जहां पे बात खत्म की थी उस बात को फिर से एक बार मैसेज देके कहना चाहता हूं, और वो ये कि फैनेटिज्म और धार्मिकता, कट्टरतापन जो है कहीं भी हो, किसी भी तरह की हो, उसका विरोध किया जाना जरूरी है, और जो गलत है उसको गलत तो कहें कम से कम बहस पे। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जी, मैं अपराजिता जी, मैं आप ही की तरफ आता हूं। और ये बात हो रही थी, भारत सरकार तालिबान को मान्यता नहीं देता, लेकिन ये बात हो रही थी, वो तो तालिबान को तो छोड़िए, वो बाद में जैश और तमाम सारे, क्योंकि अमेरिका उनको भी कर दे, उनको भी कर दे, तो अपराध थोड़ी ना कम हो जाएंगे उससे। और फिर बातचीत किससे और कैसे, और जिनके अपराध हैं पुराने, वो ये कैसे सही होगा? मैं आ रहा हूं जनाब, आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन अपराजिता जी। मैं सिर्फ आप सबसे ये गुजारिश करूंगी कि भारत सरकार की सोच को समझने की कोशिश करें। हम एक शांतिपूर्ण अफगानिस्तान चाहते हैं, हम लोकतंत्र पर आधारित अफगानिस्तान चाहते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, वी डू नॉट एक्सेप्ट अ गवर्नमेंट विच इज एस्टैब्लिश्ड बाय फोर्स। और मुझे लगता है कि इन बातों से स्पष्ट है कि हम तालिबान का घोर विरोध करते हैं और इस मानसिकता का घोर विरोध करते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। दुख की बात यह है कि आतंकवाद के कुछ वकील हैं, आतंकवाद के वकील जो हैं, हम सब उनसे वाकिफ हैं। पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, और अभी इस लिस्ट में रशिया भी है। चीन की तो बात छोड़ ही दीजिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस स्थिति में जब दमन के द्वारा शासन हो रहा है या शासन की वकालत की जा रही है, जब महिलाओं को बाहर जाने की गुंजाइश नहीं है, बुर्का पहनना जरूरी है, और 10 वर्ष की जब बच्ची हो जाती है तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह की परिस्थिति को सपोर्ट करना या इसके साथ सहयोग करना या इसका समर्थन करना
कैसे पॉसिबल है, कैसे Right. संभव आपने एक है? बात और इन बहुत अच्छी देशों कही। कि मैं आपकी मानसिकता का हम घोर बिल्कुल, जी। विरोध करते हैं। जी, आपकी एक बात बहुत, हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सोच है, जो मानसिकता है, वो बहुत बहुत है। मैं शहजाद आपके पास आऊं उससे पहले शादाब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शादाब, जी जी, मैं तो आपका तुर्कमान भी आपके पास आता हूं। जी शादाब, जी बोलिए, शादाब बोलिए। अपराजिता जी ने कहा कि भारत सरकार बहुत ही संजीदगी से नजर बनाए हुए। मैं तो बहुत ही विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि जो अगर आप कह रही हैं कि वहां तमाम लोग परेशान हैं, वो आ रहे हैं, तो क्या CAA में अमेंडमेंट करके अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों को भी नागरिकता दी जाएगी? क्या जो पीस डील में हमारे P कुमारन साहब उपस्थित थे, अब तो क्या हम लोग उनकी जो कंसिडरेशंस हैं उनको मानेंगे? अगर तालिबान ने जो बात कही कि हम कश्मीर इशू पे कुछ नहीं कहेंगे, हम भारत से अच्छा रिश्ता चाहते हैं, क्या उस इशू पे क्या भविष्य में कभी बात हम नहीं बिल्कुल, करेंगे? मैं क्या हम आपके पुराने साथ अतीत को याद करते हुए राइट जिसने डिस्क्राइब किया तो उसको शादाब, भूल मैं जाएंगे? बहस में आपके सवाल को लेता हूं। पीस मैं पार्टी मैं के आ रहा नेता हूं। हैं। अपराजिता जी, मैं बिल्कुल आप जवाब दिएगा, मैं आपके सवाल को लेता हूं शादाब, लेकिन एक बार आप ये कहिए कि मुझसे गलती हुई, जो ट्वीट किया वो गलती हुई, उसके बाद ये बात को कंसिडरेशन कर लिया जाएगा। वो जो ट्वीट हुआ जिसमें आपने शुभकामनाएं दी हैं, खैर मकदम किया है तालिबान का, कहिए वो गलती हुई है और वो उसको मैं वापस लेता हूं। उसके बाद मैं इस सवाल को बहुत जायज मानूंगा, ले लूंगा। जी, बहस को आगे खोलता हूं, जवाब दीजिए शहजाद। प्रतीक जी, प्रतीक जी, हमने हमेशा मुझसे कह देश रहे हैं, हित मैं को जवाब दे सकता सर्वोपरि हूं। रखते जी, हुए बिल्कुल। बात कही है। और जी शहजाद, मैं आ रहा हूं शादाब, आप वेट करिए, आता हूं। शहजाद, हाँ, देखिए कितना विरोधाभास है। एक तो कहते हैं कि ये तालिबान बदल चुका है, मानो कि ये आईफोन है 11 से अभी 12 मॉडल आ गया है, बहुत बदल चुका है। या तो ये कहते हैं कि देखिए, जो कल तक ये कह रहे थे कि मोदी राज में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो आज कह रहे CAA में तब्दीली करके मुसलमान अफगानिस्तान की भी मंगवा लो। मतलब कि आप मानते हैं कि भारत में इस्लामोफोबिया नहीं है, मतलब कि आप मानते हैं कि मोदी सरकार जो है मुसलमानों से अच्छा व्यवहार कर रही है, इसलिए वहां के भी मुसलमानों को बल्क में मंगवाने की चेष्टा आप कर रहे हैं। अपने ट्वीट में भी इन्होंने लिखा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी अभी उन्होंने कहा शुरुआत में कि तालिबान तो बहुत अच्छे हैं, निजाम मुस्तफा कायम करेंगे, न्याय करेंगे, पर फिर उसी श्वास में कहते हैं CAA बदल दो, वहां से मुसलमान आए उनको भी ले लो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इनको ये चाहते क्या है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं प्रतीक, असल में ये चाहते क्या है, एंड यू विल अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ये जब तालिबान किसी को मारता है तो ये कहते हैं मैं बुलेट पर लानत भेजता हूं, अब ये प्लेन और पहियों पर लानत भेज रहे। यू गेट माय पॉइंट? ये पॉइंट इनका ये है कि शरिया की आड़ में, और क्योंकि इनका कनेक्शन इस्लाम वाला है, तो वो इस तालिबान को एक शब्द नहीं बोल सकते। ये वही पीस पार्टी के नुमाइंदे हैं, दिन रात फेफड़ों से हवा निकाल के हिंदू आतंक करते हैं। पर इतना सबूत होने के बाद भी एक भी बार अगर इनके मुख से निकल जाए कि तालिबान आतंकी संगठन है, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। नहीं बोल सकते, क्योंकि तालिबान और इनकी सोच एक ही स्रोत, वन सिंगल सोर्स से ये दोनों वेरिएंट निकलते हैं। वायरस एक ही है। जवाब देंगे इसका? शादाब जवाब देंगे? जी शहजाद भाई, मैंने कभी भी आतंकवाद का न समर्थन किया न करता हूं, क्योंकि आतंकवाद जो मासूमों की हत्या करे, जो बेटियों के साथ दमनकारी नीति अपनाए, वो इंसान नहीं जानवर है। और ISIS के जानवरों का सबसे ज्यादा, अरे सुन, आप शहजाद भाई आप बोलने नहीं देते हैं, मसला ये है ना, ISIS के जानवरों का सबसे बड़ा विरोधी हिंदुस्तान में अगर है तो वो शादाब चौहान ने। हमने कहा कि ISIS के जानवरों को हम हिंदुस्तान में पनपने नहीं देंगे। तालिबान को आतंकी क्यों नहीं बोलते? आप तालिबान को निजाम मुस्तफा कायम करने वाला, शांति दूत, तालिबान को स्वतंत्र सेनानी, क्या क्या नहीं बोल रहे आप? आतंकवादी है बोलो उनको। शांति नहीं, मैंने उनको शांति दूत नहीं कहा, ना मैंने उनको निजाम मुस्तफा वाला कहा। मैंने उनको कहा अगर वाकई में आप चाहते हो न्याय का राज कायम हो तो नहीं, निजाम मुस्तफा वाली बात तो कही आपने। न्याय चाहते हो तो ये फॉर्मूला अपनाइए। नहीं, आपने कहा निजाम मुस्तफा वाली बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि बिल्कुल मैं कंप्लीट कर रहा हूं। मैंने उसमें यह कहा कि अगर वाकई आप चाहते हो कि
संविधान का राज नहीं बल्कि एक न्याय का राज हो आप आपके अनुसार, तो आपको निजाम मुस्तफा अपनाना पड़ेगा, जहां धर्म की आजादी हो, बेटियों के साथ न्याय हो, कोई किसी पर अत्याचार न करे, आतंकवाद समाप्त हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं अच्छा, तो और आप तालिबान राज में धर्म की आजादी है और आपको कोई जिन्होंने अधिकार नहीं बामिया आपको कुछ बुद्धा कहने को का। तोड़ दिया। जो बिल्कुल। तालिबान का चेहरा आपने देखा है जहां पर दूसरे धर्म के लोगों को रहने की इजाजत नहीं है, आप ये तालिबान को ऐसा क्यों मुल्क जोड़ कायम देते हैं करेंगे निजाम जहां पे मुस्तफा हर एक से को भाई? धर्म की आजादी होगी। आप नहीं, मुझे एक बात मुझे एक बात बताइए, तो सबको फिर आजादी मलाला होना चाहिए। कोई मलाला किसी को यूसुफजई थोपे ना। आपकी आंखों में झूठी हैं? आपकी आंखों में मलाला यूसुफजई झूठी हैं? अब मलाला यूसुफजई से आपका रिश्ता क्या? मैं इंडियन हूं, मुझे इंडिया की बातों से मतलब है। इंडिया में जो लोग बात कर रहे हैं, ये देखा आपने, मलाला यूसुफजई से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मलाला ये बहुत आपकी सारे घटिया लोगों सोच हो के सकती लिए है, ये आपकी बरखा से घटिया पूछिए जो तालिबानी काम सोच करती है हो सकती अफगानिस्तान जो में, महिलाओं को मलाला इस उनके दृष्टि लिए से क्या देखती है वो बताएंगी। बरखा, मलाला आपके लिए क्या है ये बताइए जरा। मलाला आपके लिए क्या है? आप तो हिंदुस्तान की बेटी हैं, अफगानिस्तान में काम करती हैं। आइडियल, जी बिल्कुल, मलाला एक आइडियल रही हैं, दुनिया के लिए भी आइडियल रही हैं कि उन्होंने कितने मुश्किल हालात से अपने आप को बाहर निकाला और दुनिया के सामने आई, और उनकी जो जिद थी उन्होंने सारी दुनिया में एक चीज़ को ज़रूर बताया कि एक लेडी के लिए एजुकेशन लेना कितना इम्पॉर्टेंट है, एक लेडी के लिए अपनी ज़िंदगी जीना कितना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक लेडी एक दूसरे किसी के आधार कार्ड के सहारे जी रही हो, हर किसी की अपनी एक आइडेंटिटी है इस दुनिया में, चाहे वो एक जेंट्स हो या एक लेडी हो। तो लेडीज के हक क्या होते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में औरतों के जितने खूबसूरती से हक बयान किए ये शायद जानते भी नहीं या ये दुनिया को बताना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने हक के लिए एक इंसान होने के नाते ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हर इंसान का हक है कि वो आराम से, सुकून से, बाइज्जत अपनी जिंदगी जिए, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। मेरा तो यही मानना है, और ऐसा इस्लाम में भी लिखा है। पता नहीं आप क्या फिलॉसफी समझाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो भी बात करेगा वो यही बात कहेगा। जी, अतीकुर रहमान साहब बहुत देर से बैठे हुए हैं, मैं उनकी तरफ जाना चाहता हूं, उनकी तरफ मुखातिब होना। अतीकुर रहमान साहब जी, आप कह रहे थे बहुत देर से बात। जी जी प्रतीक भाई, देखिए, ये सिविलाइजेशन चाहे इस्लामिक हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे कोई भी हो, उसकी तरक्की, उसकी प्रोस्पेरिटी इस बात पे डिटरमिन होती है कि कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कितनी लिबर्टी अपने लोगों को वो देते हैं। अगर ये तालिबान वही तालिबान है जिसने ज्यादतियां की, जिसने लिबर्टी अपने लोगों को ना दी, तो भारत पूरी तरह से आजाद है उनके साथ में डील करने के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है प्रतीक भाई, मैं ये चाहता हूं भारत का रुख जो है ना, वो ऐसा रहना चाहिए कि वहां के जो लोग हैं, वहां का सिविल पॉपुलेशन भारत को बड़ा मानता है, उनकी किसी भी तरह से उम्मीदों पे हम पानी ना फेरें। अगर हमने इनको एक ओपन स्पेस दे दी तो ये पाकिस्तान और चाइना के हाथ में कठपुतली बन के रह रहमान भाई, मैं आपको बहुत अरसे से जानता हूं, आप मुझे बहुत अरसे से जानते हैं। मैं आपको कहना, जो स्क्रीन पे जो विजुअल चल रहा था, मैं अपने राजेश जी से कहना चाहूंगा, वो जो विजुअल चल रहा था वो विजुअल फिर से दिखाएं जरा, विजुअल दिखाएं, वो जो विजुअल चल रहा था जो प्लेन पे चढ़ने के लिए लोग। हाँ अतीकुर रहमान साहब, ये विजुअल है कि जिसमें प्लेन पे चढ़ने के लिए हजारों की संख्या में ऊपर लोग भाग रहे हैं। मैं जाना आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, जब इनका विश्वास नहीं हो पा रहा है तो भारत सरकार तो अभी बैठी है, वो तो देख रही है। जब इनका उनके निजाम पे भरोसा नहीं टिक रहा, और ये आप कह रहे हैं कि ये वो तालिबानी नहीं है, ये वो तालिबान नहीं है, तो जनाब ये तो वहीं के बाशिंदे हैं, और ये इनका तबक्को उन पे नहीं बैठ रहा, इनका उन पे भरोसा नहीं टिक रहा, तो हम कैसे मान लें, कैसे मान लें? यही तो सवाल बड़ा है, और इसी पर तो दुनिया टिकी हुई है इस वक्त। और मैं इस बात का बेहद सख्ती के साथ कहता हूं, अमेरिका का जाना बहुत जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं, और ऐसी मझधार में छोड़ के जाना बिल्कुल गलत है। जी अतीकुर रहमान साहब, पूरा करिए अपना बात। जी प्रतीक साहब, हो सकता है ये वही प्रताड़ित लोग हों जिनके दिलों में दहशत बैठी हो। देखिए, हमको वही तो देखना है, और भारत को तो बड़ा अहम रोल निभाना है यहाँ पर, क्योंकि अगर हमने इनको स्पेस दे दी और छोड़ दिया तो ये और ज्यादा मुसीबत बन जाएंगे हमारे लिए। हमको हर वो डिप्लोमेटिक कदम उठाना है जहां पर वहां का सिविल पॉपुलेशन भारत के लिए वही इज्जत बरकरार रखे अपने दिलों में जो हमेशा से हमने उनके अंदर कायम रखी थी। अदरवाइज हमारे बॉर्डर्स इनसिक्योर हो जाएंगे। हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है।
हमारा ह्यूमन राइट्स हमारे लिए ज्यादा जी जरूरी मैं यही है। कह रहा हूं, डिप्लोमेटिकली आपके हमको इस पड़ोस तरह से में उनसे डील जी करना आप है बार बार कि जिसकी कोई तरफ इशारा गुंजाइश कर रहे नहीं बचे इसके हैं, अंदर। आप जिसकी तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं, मैं उसी इशारे को तरफ आता हूं। आप कह रहे हैं कि हमारी जो बाउंड्रीज हैं असुरक्षित हो जाएंगी, तो उसको तो वहीं पे डील करना पड़ेगा जो जहां पे मौजूद है अभी उसी जगह, और उसको उसी तरह से डील करना पड़ेगा कि अगर आप हमारी बाउंड्रीज की तरफ निगाह, और वो खतरा है, अगर वो खतरा है तो उसको उसी तरह से डील करना पड़ेगा, और ये निहायत जरूरी है, ये निहायत जरूरी है। सवाल ये है कि डॉक्टर बरका हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर बरका, सवाल ये बार बार यही आ रहा है कि हमको बहुत संजीदगी के साथ देखना चाहिए, हमको बहुत डिप्लोमेटिक वे से देखना चाहिए, हमको वहां की जनता को बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है कि वहां की जनता को नहीं छोड़ देना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सोचना कह चाहिए। रहे हैं मेरे साथ जी मैं लगातार आज कई दिनों से स्टैंड फॉर अफगानिस्तान यही एक मोटो लेके चल रही हूँ। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग थे जो हमारे लिए काम कर रहे थे अफगानिस्तान में, और उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी थे। यहाँ तक कि उन्होंने जब यहाँ पे कुछ लोगों ने रिपोर्ट्स मांगी तो उन्होंने अपनी जान पे खेल के हमारे लिए वहां से रिपोर्टिंग किया। आज वो लोग टारगेटेड हो चुके हैं, वो लोग बार बार कह रहे हैं मैडम हमें यहाँ से निकालो, हमें किसी तरह। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के लोगों को बुला रही है, वहां से रेस्क्यू कर रही है, एयरलिफ्ट कर रही है। मेरे साथ एक, अगर हम इंसानियत के नाते, आप समझिए मैं 1 महीने बाद जिंदा सही सलामत वापस हिंदुस्तान आई हूं, तो उन लोगों की वजह से जिन्होंने मुझे 1 महीना कुछ भी नहीं होने दिया, मेरी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा, मुझे कब जाना है, कहां जाना है, किस रास्ते से जाना है, उनकी वजह से आज मैं सही सलामत हूं। मेरे लिए सबसे बड़ा, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का और तमाम लोगों की जिनकी जिंदगी इस समय वहां खतरे में है, क्योंकि वो अफगानी है, हम उन्हें वहां मरने नहीं छोड़ सकते। उन्होंने हमारे लिए काम किया था। राइट। डॉक्टर बरका, मुझे मालूम है आपको, डॉक्टर बरका किस तरह से ठीक डॉक्टर बरका, आप, मुझे मालूम है आपको जाना है, और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हुई, और आपने, और मैं आपको याद करता रहूंगा क्योंकि आपके बड़े एक्सपीरियंस है। मैंने एक बहुत अभी कुछ अरसा पहले मैंने देखा शादाब चौहान स्टैंड फॉर पैलेस्टीन एक स्लोगन लगा हुआ देखा मैंने, और मुझे लगा ये बिल्कुल ठीक है, पैलेस्टीन के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैंने शादाब अगर चौहान, मैं आपसे कहता हूं अच्छा होता अफगानिस्तान के लिए आप लगा के आते आप, और वो स्लोगन यहाँ पे होता कि अफगानिस्तान के लिए हमें खड़ा होना है, उन जिन्होंने जुल्म किया है उनके खिलाफ खड़े होना है, तो आज मुझे और अच्छा लगता। मुझे लगता फख्र से याद कर सकता कि वाह शादाब क्या बात है, जब जो पैलेस्टीन के लिए खड़ा हो सकता है तो फिर वहां अफगानिस्तान में वो जनता जिसके लिए बरखा इशारा कर रही थी क्यों नहीं खड़े हुए। शादाब चौहान। प्रतीक जी, मैंने ये बात जब उस समय काबुल टेक ओवर नहीं हुआ था तब मैंने ट्वीट करके कहा था ये बात कि प्रधानमंत्री जी से भी कि अगर कुछ लोग हमारे वहां युद्ध के हालात में, हमारे या कोई भी लोग फंसे हुए हैं, तो हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको अपने यहां आने की अनुमति देना चाहिए। उनको अगर ये बात नहीं कह रहा हूं मैंने सवाल कुछ और पूछा शादाब, मैंने सवाल कुछ और पूछा शादाब चौहान। सवाल ये पूछा है अफगानिस्तान में जिन्होंने जबरदस्ती की है, जबरदस्ती कब्जा किया है, और जिस तरह से डेमोक्रेटिक राइट्स कुचले हैं, तो वहां की अफगानिस्तान की जनता के लिए खड़े होने के लिए आपने स्लोगन क्यों नहीं लगाया, वही स्लोगन जो आपने पैलेस्टाइन के लिए लगाया। बिल्कुल, पैलेस्टाइन और इजराइल का 2 कंट्री का इशू था, और यहां इन्वेडर्स थे अमेरिकन और ज्यादा, ये तो और इन्वेडर से टेक अगर कोई इन्वेडर है, अफगानिस्तान की गवरमेमेंट तो डमी थी। जी जी ठीक है, मैं उस पर तो मसला होता ही रहेगा। शहजाद पूनावाला जी, ऑफ कोर्स यू रिप्लाई। शहजाद पूनावाला, देखिए एक चीज प्रतीक जी एक चीज आपको समझनी होगी, ये वही शादाब है जो बिना सबूत और बिना कोई एक केस के भी हिंदुओं को आतंकवादी कहने में संकोच नहीं करता। पर तालिबान के इतने पोथी भर भर के किस्से हैं, पर तालिबान बदल सकता है, ये इसकी सोच है। ये इसलिए है, ये इसलिए हिंदू आतंकवाद नहीं बोला आपने, हिंदू आतंकवाद नहीं बोला आपने, किसी धर्म को हिंदू आतंकवाद नहीं बोला आपने। क्या आपने हिंदू आतंकवाद के विषय पर कभी डिबेट नहीं की है? झूठ मत बोलिए। समाजवादी पार्टी के आप सहयोगी रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर आपने इस मुद्दे पर तो बोलिए कि साध्वी प्रज्ञा नहीं है आतंकी। अरे समाजवादी पार्टी अलग इशू है, उनकी पार्टी का मामला अलग है, उनकी पार्टी अलग है, साध्वी प्रज्ञा नहीं है आतंकी। मैंने कब कहा? मेरे पे झूठा आरोप क्यों लगा रहे हैं? आतंकी शहजाद पूनावाला जो भी शहजाद पूनावाला जो भी इल्जाम लगाएंगे, शहजाद पूनावाला नो शहजाद पूनावाला जो भी इल्जाम लगाएंगे तथ्यों के
तथ्यों के साथ बात कहेंगे शहजाद पूनावाला। जी, तथ्य के साथ ही, हाँ, तथ्य के साथ ही रख रहा हूँ। हाँ, तथ्य के बिना कभी बात नहीं करता। इनकी पूरी मंडली ने हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, कई डिबेट है इन्होंने की है, हमने भी साथ में इनके हिस्सेदारी ली है, परंतु ये इसलिए तालिबान के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि प्रतीक जी, इनकी व्याख्या में प्रतीक हमेशा काफिर है और वहां का व्यक्ति हमेशा बरादर है। इनका बरादर है, इनका एक ही परिपेक्ष है और इसीलिए वो हमेशा तालिबान को क्लीन चिट देंगे और यहां पर जो इनके साथ है ये कौम को हमेशा धर्म के ऊपर रखते हैं, इसीलिए तालिबान का इस्तेमाल करते हैं। शादाब चौहान प्लीज रिप्लाई। मॉडर्न सोसाइटी मॉडर्न थॉट के साथ जी, ये क्या कहां तक सही है, जायज है? आज पूरा देश देख रहा है और मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आईएसआई का बगदादी नहीं भाई मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरा हिंदुस्तानी भाई प्रतीक भाई है, जिनके साथ मिलकर मैं अपने देश के लिए संघर्ष करूंगा और जिन्होंने कहा कि मैंने हिंदू आतंकवाद का कभी न कहा न हिंदू आतंक जिन्होंने गढ़ा वो गलत था। बोलो हिंदू आतंक गलत था, बोलो हिंदू आतंक की शब्दावली गलत थी, बोलो मैं अपराधियों बोलो हिंदू आतंक की शब्दावली गलत है, मैं अपराधियों बोलो हिंदू आतंक गलत था, बोलो हिंदू आतंक गलत था, के खिलाफ हूं, धर्म के नहीं। मैं तो बोलो ना हिंदू आतंक शब्दावली कांग्रेस की गलत थी, बोलो खिलाफ हूं। बोलो ना हिंदू आतंक शब्दावली कांग्रेस की गलत थी, बोलते क्यों नहीं हो? नहीं, आप कौन सी डिक्शनरी लेके आते हैं? अरे आपने बोला कि जय श्री राम बोलने वाले लोग लिंचिंग नहीं करते हैं। मैं बहस को विराम देता हूं। अपराजिता सारंगी जी, आपकी उपस्थिति, रहमान साहब, शहजाद पूनावाला, शादाब चौहान, डॉक्टर बरखा अवशाद, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मैं यहां खत्म करने से पहले जरूर बोलना चाहूंगा कि धार्मिक जड़ता कहीं भी हो, किसी भी तरह की हो, किसी भी जगह मौजूद हो, उसका विरोध किया जाना बेहद बेहद जरूरी है। वक्त छोड़े से ब्रेक का।